नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख कर लेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा का, जहां बोल रहे हैं सीएम योगी, संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। एक ऐसा आयोजन था जहां अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा लोग जुटे। बीबीसी महाकुंभ मानवता का सबसे बड़ा समागम था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह था। द न्यूयॉर्क टाइम्स यह आयोजन में केवल श्रद्धालु और पर्यटक ही नहीं बल्कि नेता और हस्तियां भी पहुंची थी। राइटर्स या डिजिटल कुंभ था। इसमें व्यवस्था बनाने के लिए तकनीक की बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। द गार्डियन यह पर्वों का पर्व था। लोगों की उमंग और उत्साह चरम पर रहा। CNN दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 60 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। यह आस्था की अभिव्यक्ति की शानदार नजारा है। यूनेस्को के डायरेक्टर टिम कर्टिस ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि यूनेस्को ने 2019 में कुंभ मेले को मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। इससे पहले 1923 में इसके सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। उन्होंने कहा, कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। महोदय, देश के सबसे प्रतिष्ठित जो पत्रकार हैं, इंडिया टीवी के एडिटर, उन्होंने अपनी टिप्पणी में कही कि महाकुंभ का आयोजन इतने बड़े पैमाने पर करना ये बड़ी हिम्मत का काम था और ये हिम्मत उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखाई। ये आयोजन इतना सफल हुआ, ये चमत्कार से कम नहीं है। जब करोड़ों लोग एक साथ एक जगह पर आते हैं और रिस्क होता है। महाकुंभ के इस महाआयोजन ने यह साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो 66 करोड़ लोगों को मैनेज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। कम्युनिकेशन स्किल हो तो करोड़ों लोगों के आने जाने का इंतजाम हो सकता है। लोगों का सहयोग मिले तो रोज लाखों लोगों के खाने का इंतजाम किया जा सकता है। हमेशा डराने वाली पुलिस का व्यवहार दोस्ताना हो सकता है। हजारों धर्म गुरुओं और साधु संतों का मान रखा जा सकता है। गरीब और अमीर को बिना किसी भेदभाव के संगम में डुबकी का अवसर दिया जा सकता है। अगर बिजनेस की कुशलता हो तो 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके 3 लाख करोड़ से अधिक का लाभ हासिल किया जा सकता है। अफवाहों के बावजूद कुशल प्रबंधन से लोगों का भरोसा जीता जा सकता है। महाकुंभ का आयोजन एक अग्नि परीक्षा थी। इस परीक्षा में केंद्र और राज्य सरकार खरी उतरी है। पूरी दुनिया में सनातन का मान बढ़ा है। पूरी दुनिया में भारत के मैनेजमेंट स्किल, क्षमता और कुशलता के प्रति विश्वास बढ़ा है। पूरी दुनिया ने माना कि जो कोई नहीं कर सकता वो भारत ने करके दिखाया है। इस अभूतपूर्व आयोजन की गूंज पूरी दुनिया में वर्षों तक सुनाई देगी। ये भारत की सनातन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। महोदय, हमारे कुछ विपक्षी दलों से जुड़ी हुई राज्य सरकारों के भी नेता प्रयागराज महाकुंभ में आए थे और उनमें है उनमें डिप्टी सीएम कर्नाटक। उन्होंने लिखा कि इस पवित्र आयोजन के लिए सभी आयोजकों को धन्यवाद। यह किसी के भी जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण है। सरकार ने यहां आए करोड़ों लोगों के लिए जो व्यवस्था की है यह कोई छोटा काम नहीं है। सरकार ने अच्छा काम किया है। मैं महाकुंभ का हिस्सा बनकर के बहुत खुश हूं।
उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री मुझसे मिलने बेंगलोर आए थे। उन्होंने मुझे महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मेरे लिए शानदार अनुभव था। खन्ना जी ही गए थे। महोदय, इसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भी देखने को मिली थी और उसमें आर्थिक पक्ष के बारे में, महाकुंभ के आर्थिक पक्ष के बारे में इसको लेकर के अनेक बातें सामने आई हैं और खासतौर पर देश के अंदर अलग अलग तबके ने महाकुंभ के बारे में, चूंकि ये बजट की सामान्य चर्चा, इसलिए महाकुंभ के आर्थिक पक्ष के बारे में अगर हम चर्चा न करें तो विरासत को विकास के साथ जोड़ने में हो सकता है कि आप लोगों को भी कुछ कंफ्यूजन और ज्यादा हो। इसलिए उस विरासत को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में काशी विश्वनाथ धाम से प्रारंभ किया था, 2020 में अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के शिलान्यास के बाद आगे बढ़ा, प्रयागराज महाकुंभ उसका एक चरम उत्कर्ष रूप के रूप में देश और दुनिया के सामने आया है। और उसी विरासत की आर्थिकी क्या हो सकती है, वह विरासत विकास के साथ साथ आस्था को आर्थिकी के साथ कैसे जोड़ सकता है, इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जिसमें कैट ने स्वयं इस बारे में कहा है कि महाकुंभ में लगभग 3 लाख करोड़ यानी 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ है, यानी इससे लेन देन हुआ है। ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहभागी बनेगा। महाकुंभ 2025 प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ का लाभ इससे मिलने का अनुमान है और प्रयागराज और आसपास के जनपदों को इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। महोदय, इसमें भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने इस बात को कहा है कि महाकुंभ मेले के कारण उपभोग खर्च में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद हुई। इससे भारत को चालू वित्त वर्ष में 6.5% की विकास की दर हासिल करने में मदद मिलेगी। और इस मामले में जो विभिन्न अन्य क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए गए, विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों ने कि किस किस सेक्टर में कितना अधिक उससे आर्थिक लाभ हुआ है या उससे आने की संभावना है। होटल उद्योग में 40,000 करोड़ का, खाने पीने अन्य दैनिक उपयोग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में 33,000 करोड़ का, परिवहन में 1.5 लाख करोड़ का, पूजन सामग्री में 20,000 करोड़ का, दान आदि में 660 करोड़ का, टोल टैक्सेस में 300 करोड़ का और अन्य में लगभग 66,000 करोड़ का, कुल 3,960 करोड़ रुपए का अधिक का इससे आर्थिक समृद्धि इसके माध्यम से प्रदेश को प्राप्त होने वाला है और इसके माध्यम से ये चीजें हम सबको प्राप्त हुई हैं। और खासतौर पर जो मैंने पहले भी कहा कि 5 नए आस्था के नए कॉरिडोर प्रयागराज महाकुंभ ने बनाए हैं और उसका लाभ पूरे प्रदेश में मिला, लेकिन इन 5 कॉरिडोर में विशेष रूप से हमें देखने को मिला था प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम और काशी के लिए, प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर का 2, प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर, लखनऊ और आपके नेमित सारण्य का एक 3रा कॉरिडोर, प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का एक 4था और प्रयागराज से जो हम 5वां आस्था के कॉरिडोर को बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसपे हम लोगों ने देखा कि देश भर के श्रद्धालु आने के इच्छुक थे, दिखाई दे रहे थे और पिछले 1.5 महीनों में उनकी उपस्थिति उन सभी क्षेत्रों में थी। तो अब प्रयागराज से होते हुए वृंदावन, मथुरा वृंदावन,
और सुख तीर्थ में ये उपस्थिति वहां देखने को मिली। एक छोटा सा उदाहरण पर्याप्त है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें प्रयागराज का है, और वह समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप बजट उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव के। और इसमें मैं तो गया था 27 फरवरी को प्रयागराज में, और प्रयागराज में जाकर के हम लोगों ने, मैंने पहले मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी अपने सहयोगियों के साथ में, मां गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। इसके उपरांत हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को स्वच्छ बनाए रखने में जिन्होंने योगदान दिया था, उन स्वच्छता कर्मियों के साथ भी, और जिन्होंने स्वास्थ्य की सेवा, कोई संक्रमण और कोई बीमारी नहीं फैलने दी, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में, जो हेल्थ वॉरियर्स थे, उनके साथ में हम लोगों ने पहला आयोजन किया था, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया था। इस आयोजन के बाद हमारा दूसरा जो आयोजन था वह नाविकों के साथ ही था। नाविकों के साथ भी हमने संवाद बनाया था, उनके लिए भी हमने एक पैकेज की घोषणा की। इसके उपरांत हमने परिवहन निगम से जुड़े हुए उन लोगों के प्रति और रेलवे के उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति भी हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया था, जिन्होंने श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। उनके साथ भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। और इसके उपरांत हम लोगों ने चौथे कार्यक्रम में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उनके साथ भी बैठ करके हम लोगों ने सहभोज के साथ हम लोग बैठे थे। मैं, मेरे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी थे, अन्य मंत्रीगण भी थे, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी थे। ये सभी आयोजन वहां पे हुए। लेकिन महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देश के सामने और देश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखने में सफल हुआ। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन उन्होंने भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। आप लगातार दुष्प्रचार करते रहे, और आप लोगों का यह सबसे बड़ा हथियार था। आप लोगों ने इसके लिए बहुत तरीके से इसको लोगों के सामने बहुत नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन आपकी नकारात्मक बातों पे न प्रदेश की जनता को न देश की जनता को ही विश्वास था। और मुझे लगता है कि यह आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी है। आप देखें ना कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं था जिससे बस वहां नहीं पहुंची हो आस्था नहीं। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, संभल में भी कर रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। ये आस्था का ही सवाल है। ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। और उसी आस्था के सवाल के साथ जोड़ने के लिए ही सरकार ने इस आयोजन के साथ जुड़ करके, और ये जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, केवल कुंभ के आयोजन के लिए नहीं किए थे। हमारे लिए यह आयोजन प्रयागराज जैसी पौराणिक सिटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्लान का, एक व्यवस्थित विकास की एक रूपरेखा तैयार करने की भी थी। और महाकुंभ के बहाने प्रयागराज के अंदर उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में हम सफल हुए। 200 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, 14 फ्लाईओवर बने, 9 अंडरपास बनाए गए, 12 कॉरिडोर बने, अक्षयवट कॉरिडोर
बड़े हनुमान जी का कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी का कॉरिडोर, नागवासी कुई कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की गले मिलती हुई प्रतिमा के साथ साथ एक कॉरिडोर, जिस किले पे आप कब्जा करवा रहे थे, हमारी सरकार ने कॉरिडोर के रूप में विकसित करते हुए त्रेता युग की स्मृति को जीवंत करने का काम कराया। आपके लिए वोट बैंक था, हमारे लिए विरासत थी। बस अंतर यही है, और आस्था का सम्मान हम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारी बात सुन रही है। जनता को मालूम है कि आप केवल वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करेंगे, वोट बैंक देखेंगे और जनता को धोखा देंगे, इसलिए जनता ने आपकी बात को अनसुना किया है और 27 में भी जनता जनार्दन यही करने जा रही है। हम मना नहीं कर रहे हैं। मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप कुंभ में गए, 13 में आपको जाने नहीं दिया। हमने इस बार मना नहीं किया, क्योंकि जो मेरी आस्था थी वही आपकी भी आस्था है। लेकिन चच्चू बहक गए, फिर खा गए गच्चा, और चाहते थे लेकिन किस मुंह से जाएं, इसलिए चूक गए और पुण्य से भी वंचित हो गए। महोदय, बजट की अपनी एक थीम होती है, और 2025-26 के इस बजट को लेकर के जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने इस सदन में इस बजट को प्रस्तुत किया था, तो एक थीम के साथ प्रस्तुत किया था। ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये हमारी सरकार का 9वां आम बजट था, जिसको हमें इस सदन में प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हर बजट अपनी एक निश्चित थीम के साथ आगे बढ़ा। हमने 2017-18 में अपना पहला बजट प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। याद करिए, उस समय प्रदेश में एक कृषि बाहुल्य प्रदेश है। इस किसान का अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, और उस समय ऋण माफी के एक बड़े कार्यक्रम के साथ हमने बजट प्रस्तुत किया था। मुझे प्रसन्नता है, आज अन्नदाता किसान खुशहाल है, आत्महत्या प्रदेश में बंद हुई है। 2018-19 का बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की आवश्यकता, देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो इस बड़े प्रदेश के लिए इसी स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो हम लोगों ने 2018-19 का अपना जो मूल जनरल बजट प्रस्तुत किया था, वह इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित किया था। और प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट भी हम लोगों ने इस वर्ष किया था। 2019-20 का बजट हम लोगों ने मातृशक्ति, आधी आबादी को समर्पित किया था। मातृशक्ति के वंदन के लिए, उनके अभिनंदन के लिए मिशन शक्ति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बजट को महिला सशक्तिकरण को समर्पित किया था। 2020-21 का बजट हम लोगों ने अपने प्रदेश की युवा शक्ति को समर्पित किया था, और 21-22 का बजट प्रदेश के स्वावलंबन से सशक्तिकरण की थीम पर आधारित था। 22-23 का बजट अंत्योदय से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का था। 23-24 का बजट त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला को रखने का। और 24-25 का हमारा बजट लोक मंगल को समर्पित करके राम राज्य की अवधारणा को जीवंत करने का बजट रहा है, क्योंकि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उस प्रकार के कार्यक्रम के साथ हमने जोड़ा था। और 25-26 का इस बजट को भी हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से अन्नदाता किसान, युवा, महिला और गरीब को समर्पित करते हुए इसको हमने थीम दी है वंचित को वरीयता। वंचित को वरीयता की इस थीम के साथ यह बजट यहां पे प्रस्तुत किया गया है। और इस बजट में अंत्योदय से
उन्नत अर्थव्यवस्था तक, ईज ऑफ लिविंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, कृषि से गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा से स्वावलंबन तक, संस्कृति से समृद्धि तक और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला को मजबूत करने के संकल्प के साथ इस बजट को लेकर के हम लोग लेके आए हैं। और जिस लोक कल्याण की एक एक पंक्ति को पढ़ करके हमारे नेता प्रतिपक्ष यहां पे कह रहे थे कि हमने लोक कल्याण पत्र में ये घोषणा की है। लोक कल्याण पत्र 5 वर्ष के लिए घोषित किया गया है, 5 वर्ष में उसको अचीव करना है। अभी हमारी सरकार के 3 वर्ष 25 मार्च को पूरे होने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट के, और अभी हम लोगों ने 151 में से 38 घोषणाएं हम पूरी कर चुके हैं, 91 घोषणाएं हमारी गतिमान हैं और 22 घोषणाओं में से कुछ की घोषणा इस बजट में की गई है और कुछ घोषणाएं हमारे अगले बजट में होने जा रही हैं, जिन पर मैं भी चर्चा करने जा रहा हूं। तो हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जनता को यही विश्वास है, ये लोग जो कहेंगे वो करेंगे। और इसीलिए आज हम सब यहां पर उस बजट के उस भाव के साथ यहां पर आए हैं कि यह बजट उसी भाव के साथ यहां पर घोषित किया गया है और वही हम लोग यहां पर किए हैं। बजट के आकार के बारे में आपने चर्चा की, मुझे तो मैं भौचक था जब आप 24-25 के बजट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि 9 लाख करोड़ का आपने किया था। 9 लाख करोड़ का नहीं था, हमारा जो मूल बजट था, मैं उसी पे आ रहा हूं ना, मैं उसी पे आ रहा हूं। वह हमारा जो मूल बजट था 2024-25 का, वह था 7,36,000 करोड़ का, 8 लाख नहीं था। और 2 अनुपूरक हम लेके आए थे, 2 हमारी सप्लीमेंट्री आई थी, उनमें से कुल मिलाकर के 30,000 करोड़ का था, तो कुल होता है 7,66,000 करोड़ का। आप पांडे जी मुझे लगता है एक बार फिर से देख लेंगे, आंकड़े जिसने भी दे दिए हैं। देखिए आपके साथ समस्या यही है, जब आप अपने विवेक से बोलते हैं तो सही बोलते हैं, लेकिन जब आप पढ़ने लगते हैं, कोई लिख के आपको देता है, जबरन आपके मुंह पे अपने शब्द थोपता है, तो आप थोड़ा ट्रैक से हट करके बोलने लगते हैं। तो आपको ये शोभा नहीं देता। अरे मैं आंकड़े बोल रहा हूं ना, आंकड़े तो मैं दे रहा हूं आपको कि मूल बजट हमारा था 7,36,000 करोड़ का और दोनों सप्लीमेंट्री जोड़ करके 30,000 करोड़ का होता है, तो कुल मिलाकर के 7,66,000 करोड़ का था। और 7,66,000 करोड़ के बाद अब हमारा जो मूल बजट है वह है 8,08,000 करोड़ का। अगर आप इस बात को देखेंगे, आपने कहा कि सरकार ने पिछले उसमें 6 महीने में पैसा खर्च नहीं किया। बजट का जो ट्रेंड होता है, बजट साल भर के लिए प्रस्तुत होता है पांडे जी, 6 महीने के लिए नहीं होता है। योजनाएं बनती हैं, बनने के बाद उसको फिर उसके एग्जीक्यूशन में कुछ समय लगता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर उन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो होते हैं ये चलते हैं, एक समय सीमा होती है, किसी के 18 महीने होती है, किसी के 24 महीने होती है, उसके दौरान ही वो चीजें होती हैं। आप उसको पहले 1 साल में 6 महीने में क्यों पूरा कर देना चाहते हैं? कुछ गड़बड़ जरूर है। और इसीलिए आप मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि आपने 24-25 के बजट की जो बात की, उसमें भी आप सही तथ्य नहीं प्रस्तुत कर पाए। मैं तो आपको दे रहा हूं, आप 15-16 के बजट को देखें, 16-17 के बजट को भी देखें और 24-25 के बजट को भी देखें, तो सभी बजट में एक जैसी वो दिखेगी। हां, अलग विषय है कि बजट के दायरे को हमारी सरकार बढ़ाने में सफल हुई है और उसके परिणाम भी मैं इसमें भी चर्चा आपसे करूंगा कि बजट जितना पहले खर्च होता था उससे ज्यादा खर्च आज बढ़ा है, उससे ज्यादा हुआ है और उसी पे हम आज इस पे चर्चा भी करेंगे। बजट का आकार इस 25-26 का जो बजट का आकार है वह पिछले बजट से कम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है।
जो कुल दोनों बजट को मिला यानी मूल बजट के साथ साथ सप्लीमेंट्री को जोड़ लेंगे तो आज 7,66,000 करोड़ का होता था और इस बार बढ़ाकर के यह 8,08,736 करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट है और यह किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट है। यह उत्तर प्रदेश राज्य का बजट है और यह भी मैं आपको बताऊं 2016-17 की तुलना में यह बजट 2.5 गुना बड़ा है और 24-25 की तुलना में यह लगभग 10% अधिक है। यह जो बजट का दायरा हमने बढ़ाया, इसका आकार जो बढ़ाया है, यह अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के स्वावलंबन के लिए, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, आम जन के जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनको बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आर्थिक विकास को तेज करने के लिए यह बजट हम लोगों ने इस बजट के दायरे को बढ़ाया है, जिसमें लोक कल्याण के साथ साथ अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की एक प्रतिबद्धता इस बजट में दिखाई देती है। महोदय, अगर हम देखेंगे कि 2025-26 का जो बजट है 2016-17 की तुलना में हम देखेंगे तो इनके जो कुल रेवेन्यू कलेक्शन हो पाते थे वह 2,56,000 16-17 में इनका हो पाया था, 2,56,000 करोड़। लेकिन हमारी सरकार में जनवरी माह तक हम लोगों ने इस चालू वित्त वर्ष में जो अब तक कलेक्ट किया है वह 4,10,000 करोड़ रुपए से अधिक का है और यह निरंतर आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो सरकार ने पैसा उपलब्ध कराया है, जो रोजगार के सृजन में, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में जिसकी बड़ी भूमिका होती है, वह इस बार 2,25,561 करोड़ 49 लाख रुपए यह इस बजट में इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग इस पैसे को दे रहे हैं, जो इकोनॉमी को एक दिशा तय करता है, सप्लाई चेन को बेहतर करता है, उद्योग जगत को प्रोत्साहित करता है, निवेश को बढ़ाता है और निर्माण और रोजगार के सृजन में और एक सस्टेनेबल फास्ट गोइंग इकोनॉमी के आकार लेने में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके लिए एक पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान किया गया है। अगर आप देखेंगे तो यह मूल बजट का लगभग 20.5% का हिस्सा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार ने इस बजट में दिया है। नई योजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, जिसमें 28,478 करोड़ 34 लाख रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है और 16-17 की तुलना में अगर आप देखेंगे 3 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना का सामना करते हुए भी सरकार ने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में मदद की है। 16-17 की तुलना में अगर हम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को देखेंगे तो यह लगभग 46,000 करोड़ के आसपास की थी। आज यह बढ़कर यानी 23-24 में, मैं अभी 24-25 की बात नहीं कर रहा हूं, 23-24 में यह बढ़कर के 93,514 करोड़ यानी पहले की तुलना में दोगुने से अधिक बढ़ी है।